हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास अगेन अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक हैं, मस्त हैं और एंजॉय कर रहे हैं। जी हां, आज अपन बात करने वाले हैं G7 समिट की, जो हाल ही में कंप्लीट हुई है। 11 से 13 जून इसका टाइम पीरियड था और ये कंप्लीट होने के साथ कुछ इसमें अहम फैसले लिए गए। तो आज आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस मीटिंग में कौन से फैसले लिए गए ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आने वाले रहते हैं। तो आइए इसकी डिटेल में बात करते हैं। तो बिना कोई वक्त गवाए अपना वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। G7 समिट होती है 7 देशों के बीच में। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि G7 समिट कौन कौन से देशों के बीच में होती है। आज अपन पूरी G7 समिट की हिस्ट्री, कब से शुरू हुई, कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, कौन से देश को इसमें हटा दिया गया, इसमें 47 जो करंट G7 समिट है उसमें कौन से फैसले लिए गए, भारत ने अपनी क्या बात रखी, फ्रांस के राष्ट्रपति ने हमें कहां समर्थन दिया, इन सारी बातों को अपन आज समझने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। इसके अंदर 7 देश शामिल हैं। पहला है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूएस और यूके। इस साल जो मीटिंग हुई है उसको यूके ने होस्ट किया है, इसलिए बोरिस जॉनसन साहब ने उनको होस्ट किया। वो वहां के प्रेसिडेंट हैं, आप सभी को यह बात पता है। तो ये 7 देश G7 कहलाते हैं एक साथ। इनमें पहले रशिया भी शामिल था। जी हां, तब ये G8 कहलाते थे। रशिया 1998 में शामिल हुआ और 2014 में उसको बाहर निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि पुतिन साहब ने क्रीमिया की फाइल निपटा दी थी। जी हाँ, क्रीमिया की फाइल जो उन्होंने निपटाई, जो अलग क्राइसिस है क्रीमिया क्राइसिस, उनके कारण रशिया को 2014 में बाहर निकाल दिया गया था G7 से, इसलिए वो वापस G8 से G7 हो गए। अभी इसके अंदर 9 कंट्री G9 की बात करते हैं तो उसको इंडिया का जोड़ने का काफी कोशिश चल रही है, लेकिन अभी G7 ही है। अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री में सबसे पहले बात करते हैं कि ये अभी 47 G समिट है, मतलब इसकी कभी ना कभी तो शुरुआत हुई होगी। तो इसकी शुरुआत हुई है 1975 से। जी हाँ, फर्स्ट G7 समिट जब हुई थी वो हुई थी 1975 में हुई थी। और ये क्यों हुई थी, G7 का ग्रुप क्यों बनाया गया? ये इसलिए बनाया गया कि जो ओपेक कंट्री थी उनको काउंटर किया गया। ओपेक कंट्री में आपको पता है जितने भी अरब कंट्री आती है, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज आती हैं, उन सबका एक संगठन है जो पूरी तरीके से तेल की, जो क्रूड ऑयल है, उसकी कीमतों का निर्धारण करता है। तो उसको काउंटर करने के लिए एक संगठन बनाया गया। अब ये संगठन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। 40% वर्ल्ड का 40% ऑफ जीडीपी ये संगठन, मतलब ये जो 7 देश हैं, ये 40% जीडीपी कवर अप करते हैं और उसके साथ केवल 10% पॉपुलेशन कवर अप करते हैं। मतलब पूरी दुनिया की केवल 10% आबादी के पास 40% जीडीपी है। कितनी असमानता दर्शाता है, लेकिन 40% जीडीपी होने के कारण ये एक बहुत ही शक्तिशाली संगठन बन जाता है। यानी इनके द्वारा लिए गए फैसले पूरी दुनिया के ऊपर और खासकर चीन के ऊपर अभी प्रभाव डालने वाले हैं। चीन काफी इनसे नाराज बैठा हुआ है क्योंकि उसका कहना है कि ये संगठन केवल चीन को काउंटर करने के लिए बनाया गया, जबकि आप सभी को पता है ये ओपेक कंट्रीज को काउंटर करने के लिए बनाया गया। लेकिन अभी जैसे कि ओपेक इतना कंट्रीज इतना पावरफुल में नहीं है, चीन इतना पावरफुल में है, तो इनको चीन के ऊपर प्रतिबंध लगाना, चीन ने जो कोविड वायरस दिया है उसकी बात। अब ये कौन सा था? ये 47 G7 था, 47 G7 समिट था और ये 11 से 13 जून को हुई थी। ठीक है, इसका वेन्यू जो है वो कॉर्नवॉल है। ठीक है, इसका वेन्यू कॉर्नवॉल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एजेंडा क्या था इस बार की G7 समिट का? एजेंडा क्या था आप सभी को पता है। अभी सभी जो लेटेस्ट ट्रेंड पे है वो कोविड-19 है। कोविड-19 इसका एजेंडा था। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज और कॉर्पोरेशन टैक्स को इंक्लूड करना। तो कोविड-19 और क्लाइमेट चेंज दोनों इसके एजेंडे थे। अब क्या कोविड-19 को लेकर रिजल्ट रहा, आगे वाले अपन वीडियो में देखते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, बोरिस जॉनसन साहब ने इसको होस्ट किया, तो और होस्ट करके उन्होंने 3 इनवाइटेड स्पीकर बुलाए और कंट्रीज को इनवाइट करा कि आप आइए और अपने मत भी रखिए। इसके अंदर इंडिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को बुलाया गया। ठीक है, इन्होंने अपनी अपनी बातें रखी जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, वो कि इंडिया ने क्या कहा। इंडिया के मोदी जी ने क्या कहा आप सभी को पता है। इंडिया ने पहले डिक्लेयर करा था कि मोदी जी वर्चुअल इसमें हिस्सा लेंगे
बाकी सारे जितने भी प्रेसिडेंट कह सकते हैं, वाइस चांसलर कह सकते हो, वो सभी वहां फिजिकली मौजूद थे, पर हमारे मोदी जी ने वर्चुअली इसके अंदर हिस्सा लिया और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही, वन अर्थ वन हेल्थ, वन अर्थ वन हेल्थ। अब इसका मतलब क्या है? और जर्मनी की वाइस चांसलर जो है एंजेला मैम ने इसको काफी सराहा कि ये मोदी जी ने बहुत अच्छी बात कही। अब ये बात क्या कही कि वन अर्थ वन हेल्थ, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम की यहां पर मोदी जी ने बात कही है कि यदि हमको पूरे अर्थ की हेल्थ को एक समझना होगा, क्योंकि जब भी पैंडेमिक की सिचुएशन आती है तो पूरा का पूरा अर्थ, पूरी की पूरी पृथ्वी उससे प्रभावित होती है। तो यदि हमको हेल्थ के सेक्टर में काम करना है तो पूरी दुनिया के सारे नागरिकों के हितों की रक्षा करनी होगी, उन सब के बारे में सोचना होगा। हम ये नहीं सोच सकते कि केवल हमारे ही देश के नागरिक स्वस्थ हों, हमको पूरी दुनिया के नागरिकों को स्वस्थ करना होगा, तभी कोई आने वाली फ्यूचर में पैंडेमिक का हमारे देश पर भी असर नहीं होगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि इन सारे देश जितने भी हैं, यहाँ पर पैंडेमिक जो कोविड-19 है उसका ओरिजिन नहीं हुआ था। उसके ओरिजिन के जितने भी प्रमाण मिले हैं वो चाइना से मिले हैं और वुहान से इसके आ रहे हैं कि वुहान के वहीं से इसकी ओरिजिन हुआ। तो अगर वन अर्थ वन हेल्थ का लोगो होगा और इसका मोटो होगा तो हम किसी भी आने वाली पैंडेमिक से बहुत अच्छे ढंग से निपट पाएंगे। इसको ही आगे बढ़ाते हुए मोदी जी ने ओपन सप्लाई की बात कही। अब ये ओपन सप्लाई क्या है? इन्होंने कहा कि जो हम वैक्सीन बना रहे हैं, इंडिया के अंदर वैक्सीन बन रही है, उसमें हजारों टाइप के प्रोडक्ट लगते हैं जो बहुत सारी कंट्रीज से आते हैं और बहुत सारी कंट्री इनके ऊपर टैक्स लगाती है, कुछ रॉ मटेरियल का रिस्ट्रिक्शन रखती है। अगर ये रॉ मटेरियल का रिस्ट्रिक्शन अभी नहीं होना चाहिए, इसकी ओपन सप्लाई होनी चाहिए, जिसको तुरंत फ्रांस के राष्ट्रपति ने मैक्रोन साहब ने मान लिया और कहा कि हाँ मोदी जी सही कह रहे हैं कि अभी ओपन सप्लाई होनी चाहिए। जो भी रॉ मटेरियल अभी अवेलेबल है मार्केट में वैक्सीन निर्माण के लिए, जो भी रॉ मटेरियल किसी भी देश के पास है वो ओपन सप्लाई होनी चाहिए। तो मोदी जी ने दो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। पहली तो उन्होंने कहा वन अर्थ वन हेल्थ और दूसरी उन्होंने कहा ओपन सप्लाई, यानी कि कोई भी देश, जैसे आपको पता है यूएसए ने हमारे रॉ मटेरियल के ऊपर जिससे हम वैक्सीन बनाने वाले थे उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा लिया, लेकिन गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज चेंज हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति और इसमें अजीत डोभाल साहब का रोल रहा, जिससे हमको तुरंत इसमें रॉ मटेरियल यूएसए ने रिलीज करा, उसके साथ बहुत सारी सहायता देने की बात कही। तो ये बात तो मोदी जी की हो गई, लेकिन इस G7 समिट के अंदर महत्वपूर्ण क्या फैसले हुए हैं इसको देख लेते हैं, इसके रिजल्ट क्या रहे। सबसे जो महत्वपूर्ण फैसला मेरे अकॉर्डिंग लगता है, अब दूसरे लोग हैं जो इकोनॉमी के दृष्टिकोण से देखेंगे उनका अकॉर्डिंग जो फैसला है वो दूसरा महत्वपूर्ण होगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग एक फिलोसोफर 1 बिलियन डोजेस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन रिलीज करने की इन सब ने बात कही है। यानी कि ये जो G7 कंट्रीज हैं इन्होंने कहा है कि 1 बिलियन डोज से ये रिलीज करेंगे कोविड-19 वैक्सीन के। मींस के रिलीज करने का मतलब कि जो पुअर कंट्रीज हैं वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल कराएंगे। 1 बिलियन ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि इससे कुछ समय पहले यूके और यूएसए कह चुके थे कि उनकी जो वैक्सीन है वो उन्हीं के लोगों के लिए है, या वो पहले अमेरिका फर्स्ट या ब्रिटेन फर्स्ट की नीति पे करेंगे और ये लोगों को सप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन एक तरफ जैसे ही चाइना ने अपनी वैक्सीन दूसरे देशों को देना शुरू करी तो यहां पर वैक्सीन डिप्लोमेसी शुरू हो गई और यूएसए और यूके ने कहा कि हम भी सप्लाई करेंगे, और ये सातों कंट्री मिलकर कह रही है कि 1 बिलियन डोजेस वो आने वाले कुछ समय में पूरी दुनिया के अंदर सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोचिए बहुत अच्छा कदम है। दुनिया की आबादी करीबन 7 बिलियन है और 1 बिलियन ये देने की कोशिश कर रहे हैं, जो दूसरी को कंट्रीज को, यानी 90% पॉपुलेशन को। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक और महत्वपूर्ण फैसला जो बहुत सारे इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से है वो है 15% मिनिमम कॉर्पोरेशन टैक्स। यानी कि पहले ये 22% था कॉर्पोरेशन टैक्स का कह सकते हैं, या ग्लोबल टैक्स इसको कह सकते हैं, ये 15% इसको फिक्स कर दिया गया। अब जितनी भी बड़ी आईटी फर्म की कंपनी है जैसे फेसबुक, ट्विटर, इन सबको 15% तक टैक्स देना होगा, ऐसा इस समिट के अंदर फैसला लिया गया है और इसको 22% से 15% किया गया है। ये सारे के सारे आउटलुक रहे। इसमें आपको कोई डाउट हो कि G7 समिट में मैंने कोई टॉपिक कवर अप नहीं किया है तो प्लीज लेट मी नो, लगा मेरा वीडियो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू।